नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पालमपुर गांव की कहानी का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अपने दूसरे भाग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, राजस्थान में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना था, लेकिन अफसोस किसी ने बताया नहीं। इसका उत्तर है श्री लालचंद कटारिया। श्री लालचंद कटारिया वर्तमान में ये राजस्थान में कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा हरित क्रांति किसको कहते हैं। पिछले दूसरे पार्ट में हरित क्रांति शब्द आया था। मैंने सोचा आप मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको हरित क्रांति का अर्थ बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग हुआ था 1960 के अंतिम दशक में, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसी को भारत के इतिहास में हरित क्रांति कहा जाता है। बने रहिए हमारे साथ। यह आज का प्रश्न है। आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और दूसरा प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ढूंढिए कहीं से इसका उत्तर, और इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। इनका उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे। और यह है आज के गृह कार्य के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को ध्यान से सुनना, उसमें आपको इन प्रश्नों के पूरे उत्तर मिलेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप आराम से उत्तर को लिख सकें। उत्तर लिखने के लिए आपको इस पाठ की पीडीएफ आपके पास में चाहिए होगी। अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप तक पीडीएफ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आगे अपन बढ़ते हैं पाठ की ओर। आज हम श्रम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है। बड़े किसान हैं तो उनको काम करने के लिए ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो वे किराए पर श्रमिक और मजदूर लगाएंगे। जबकि छोटे किसान हैं वो अपने खेतों में खुद ही काम कर लेते हैं। ये था पेज नंबर 7। यहाँ की हो रही है। तो यहाँ पर हम दो श्रमिकों के बीच की वार्तालाप को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया जिसका नाम डाला है, और एक और खेती श्रमिक है, मजदूर है, जिसका नाम है रामकली। दोनों के बीच की क्या बातचीत है पढ़ते हैं। डाला कहता है, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। रामकली कहती हैं, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष में 5 महीने से भी कम समय काम किया था। डाला कहता है, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। हर काम के लिए उनके पास में नई तकनीक आ चुकी है, नई विधियाँ आ चुकी है। रामकली कहते हैं, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम करने की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि खेत में काम कम मिलने वाला है। डाला कहता है, मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी बहुत कठिनाई से कमा पाता हूँ। बस ये स्थिति यहाँ पर रामकली की भी क्या कहती है वो, मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के लिए साहूकार ने मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं, क्योंकि पिछला कर्ज अभी बकाया है। इस वजह से नया कर्ज उसको मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा मजदूरों के क्या हालात है, कृषि मजदूरों के, जिनके पास में ज़मीन या तो है ही नहीं या है तो बहुत ही कम है। तो ऐसे मजदूरों का फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें
उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद रूप में हो सकती है, वस्तु के रूप में हो सकती हैं, जैसे कि अनाज के रूप में हो सकती हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरी फसल में और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्यों जैसे कि बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। हाँ, तो ये तो वाजिब बात है, जैसा काम होगा मजदूरी भी वैसी ही मिलेगी। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, वो भूमिहीन है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ेगा। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित किया गया है। और ये कब निर्धारित किया है? मार्च 2017 में। तो जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वेतन उसको मिलना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि उसको मिलता कितना है। ये पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्लियर हो गया है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। देखो, जितना वेतन निर्धारित किया गया है उससे बहुत ज़्यादा कम, लगभग आधा मिल रहा है। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए कम वेतन पर काम करने लग जाते हैं वहाँ के लोग। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक हैं। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। तो ये दोनों मजदूर हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो अभी आपने डाला और रामकली के बारे में जाना कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान हैं जिनके पास में खेती योग्य ज़मीनें नहीं हैं, तो उनको काम की तलाश करनी पड़ती है। मजदूरी जो निर्धारित है उससे बहुत ज़्यादा कम मजदूरी मिलती है और उनको अपना गुजारा भत्ता चलाने के लिए बड़े किसान और साहूकार से मिलने वाले ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये बात तो हमने कर ली श्रमिकों की, यानी कि श्रम। उत्पादन की एक और बड़ी आवश्यकता है जो है पूंजी। तो जिनके पास में बड़ा खेत है या छोटा खेत है, उन दोनों व्यक्तियों को पूंजी की आवश्यकता रहेगी, लेकिन दोनों की स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और वो अंतर क्या है, हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। आप पहले देख चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि नई तकनीक आ चुकी है। खेती करने की नई तकनीक को इस्तेमाल करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो उसकी जो व्यवस्था है वो किसान खुद को करनी पड़ेगी, चाहे वो कहीं से लेके आओ, करनी तो उसी को है। अधिसंख्य छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। किनको? छोटे किसानों को। वे बड़े किसान से, कहाँ से लाएंगे? बड़े किसान से या गांव के साहूकार से। खेती की विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। कहीं न कहीं से वो कर्ज लेते हैं ताकि खेती में ज़रूरत वाली चीज़ों को लेकर आ सके। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। इस चीज़ को आप आगे आने वाली एक कहानी में अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर यह कहानी सविता की है, पढ़ते इस कहानी को। तो क्या कहती है सविता की कहानी? सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत के लिए नकद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसको 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। ये दर बहुत ज़्यादा होती है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेत में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। चलो भाई, ये तो पहली शर्त है।
कि 24% ब्याज की दर पर उसको ब्याज चुकाना है, लेकिन साथ में ये एक और दूसरी शर्त है। इस प्रकार की शर्त बैंक वाले नहीं लगाते हैं, ये साहूकार बड़े किसान इस प्रकार की शर्त को लगाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जानते हैं इसको। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद वह तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। अपनी इस मजबूरी के कारण सविता इतने ज़्यादा सख्त कठोर जो है नियमों पर भी जो है ऋण लेने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पता है पूंजी उसकी आवश्यकता है और उसको कहीं से भी ये मिलना संभव नहीं है। दूसरा बिंदु पड़ता है, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। ठीक है, अभी सविता छोटा किसान की श्रेणी में है। इसके अलावा मंझोले और बड़े किसान भी होते हैं और उनको खेती से बचत होती है, बहुत बड़ी बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। ये इस पार्ट में अब तक जो हमने पार्ट पढ़ा है उसका छोटा सा सारांश है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम अगले पेज पर चलिए, यह है पेज संख्या 10। तो इससे पिछले वाले पेज पर हमने देखा था कि जो मंझोले और बड़े किसान होते हैं उनको बचत कैसे होती है। तो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मैंने आपको पहले बताया था, जितनी पैदावार होती है अपनी ज़रूरत का उत्पादन रख लो, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको बेच दो। तो जो भी आप बेचने जा रहे हैं वो अधिशेष है। उससे मिलने वाली जो इनकम है वो एक तरह की आय है और वो बचत के रूप में अगली बार जब भी खेती करेंगे तो वो काम आ सकती है। इस पार्ट में जो लिखा हो उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे किसान के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। तो उनके पास में अधिशेष गेहूं बहुत ही कम है। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ियां देख सकते हैं। जहां से पाठ शुरू हुआ था वहीं पर हमने देखा था बैलगाड़ियों को। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों में और शहरों में के दुकानदारों को बेच देते हैं, वो व्यापारियों का काम है। किसान अपना जो अधिशेष उत्पाद होता है वो बाजार जाकर व्यापारी को बेच देते हैं और व्यापारी उनको आगे कस्बों और अन्य शहरों के दुकानदारों को बेचेंगे। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह, अभी पिछले पेज पर हमने पढ़ा था, जिस सविता को जिसने ऋण दिया था, वो अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल इस कमाई का क्या करता है। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसों का उपयोग सविता जैसे किसानों को ऋण कर्ज देने में किया। तो पहला काम किया उसने, कर्ज देने में अपने उस पैसे का उपयोग। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं, जबकि छोटे किसानों के पास में ये वाली सुविधा नहीं होती है।
उनके पास में बहुत ही कम अधिशेष गेहूँ होता है, जिससे उनकी बचत भी कम होती है। लेकिन बड़े किसानों के पास में बचत होती है। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। तो अभी हमने श्रमिकों के बारे में और पूंजी के बारे में बात की थी, जिसमें मंझोले किसान और बड़े किसानों की स्थिति अलग है। वो अच्छी स्थिति में, उनके पास में बचत है, जबकि छोटे किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। तो इस तरह से आज के हमने तीसरे पार्ट में श्रमिकों और पूंजी के बारे में बातचीत की है। कुछ छोटी छोटी कहानियों को भी पढ़ा है, जिससे इस चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट हम कर पाएँ। अगले वीडियो में हम पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बार वापस आज के गृह कार्य वाले प्रश्न को बता देता हूँ। लीजिए, यह है भाग 3 के गृह कार्य के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पीडीएफ में ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं। कमेंट्स में इसके उत्तर नहीं लिखने हैं। हाँ, अगर आपको आज के वीडियो में कोई डाउट नज़र आ रहा है, आपको कोई शंका है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने पालमपुर गांव की कहानी का तीसरा भाग पढ़ा। अगले चौथे भाग में हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय माँ भारती।